हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काइफोसिस की, जिसे हम हंचबैक यानी कुबड़ के नाम से भी जानते हैं। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया भर में 20 से 40% एल्डरली लोग और ओल्डर एडल्ट्स हाइपरकाइफोसिस से सफ़र करते हैं। तो ये किन किन को हो सकता है, आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सुमित और आज हम इस वीडियो में काइफोसिस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। और अगर आप डेस्क जॉब करते हैं या टीनेजर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन और जानना चाहते हैं तो हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इस कंडीशन के बारे में समझने से पहले हमें अपने स्पाइन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जानना ज़रूरी है कि हमारी स्पाइन कितनी हड्डियों से मिलकर बनी है। हमारी स्पाइन 33 बोन्स से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम वर्टिब्रा के नाम से जानते हैं। तो चलिए जानते हैं इन वर्टिब्रास को हमने कितने सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आता है सर्वाइकल वर्टिब्रा, यानी हमारी गर्दन की हड्डी, जिसके अंदर 7 वर्टिब्रास होते हैं। सेकेंड आता है थोरेसिक वर्टिब्रा, जो कि हमारा अपर स्पाइन में होता है, जिसके अंदर 12 वर्टिब्रा आते हैं। थर्ड है लंबर वर्टिब्रा, जो कि हमारी लोअर बैक में होता है और इसके अंदर 5 वर्टिब्रास आते हैं। फोर्थ है सैक्रम वर्टिब्रा। ये वर्टिब्रास हमारे लोअर पोर्शन यानी पेल्विक एरियाज में होते हैं और इसमें 5 वर्टिब्रा आते हैं। फिफ्थ है कॉकेक्स। सैक्रम के नीचे 4 वर्टिब्रा मिलकर इस कॉकेक्स को बनाते हैं और इसे हम टेल बोन के नाम से भी जानते हैं। हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर लॉर्डोसिस कर्व बनता है, वहीं हमारे अपर स्पाइन में यानी कि थोरेसिक वर्टिब्रा में काइफोसिस कर्व बनता है। वहीं अगर हम बात करें लंबर वर्टिब्रा की तो उसके अंदर फिर से लॉर्डोसिस कर्व बनता है। तो जब ये थोरेसिक कर्व पोस्टीरियरली यानी पीछे की तरफ बढ़ जाता है और हम आगे की तरफ झुकने लगते हैं तो ये काइफोसिस या हाइपरकाइफोसिस कहलाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि काइफोसिस क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारी स्पाइन में एक कर्व होता है जिसको हम जेंटल सी शेप कर्व बोलते हैं। जब ये सी शेप कर्व हमारे स्पाइन का बिगड़ जाता है यानी हम आगे की तरफ झुकने लगते हैं तो ये कंडीशन काइफोसिस कहलाती है। इस कंडीशन में हमें हमारी अपर स्पाइन में एक हम्प जैसा दिखने लगता है, जो कि हमारे पोस्चर को भी खराब कर देता है। जब ये पोस्चर हमारा हद से ज़्यादा बिगड़ जाता है तो वो कंडीशन हाइपरकाइफोसिस कहलाती है। लेकिन ये कंडीशन जनरली लोगों को 40 की उम्र के बाद होना शुरू होता है और ये देखा गया है कि फीमेल्स में मेल्स के कंपैरिजन में ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। नाउ अब आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि काइफोसिस कितने प्रकार का होता है। ये मेनली 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पोस्चरल काइफोसिस, दूसरा होता है शोरमैन काइफोसिस एंड थर्ड होता है कंजेनाइटल काइफोसिस। पोस्चरल काइफोसिस एडोलसेंट एज ग्रुप में शुरू हो जाता है और देखा गया है कि फीमेल्स मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। जब भी हम स्लाउचिंग पोस्चर में चलते हैं यानी आगे झुककर चलते हैं तो इस झुकने की वजह से हमारे बैक मसल्स पे जोर पड़ता है, यानी हमारी एक्सटेंसर्स मसल पे स्ट्रेच आता है, जिसकी वजह से वो वीक होना शुरू हो जाती है। लेकिन पोस्चरल काइफोसिस में हमारे वर्टिब्रल स्ट्रक्चर पे कोई असर नहीं पड़ता है और ये कंडीशन माइल्ड होती है। अक्सर देखा गया है कि ओल्ड एज में भी हमारे स्पाइनल मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें स्लाउचिंग पोस्चर देखने को मिलता है यानी पोस्चरल काइफोसिस देखने को मिलता है। दूसरा है शोरमैन काइफोसिस, जिसे हम जुवेनाइल काइफोसिस भी बोलते हैं, जो हमारे थोरैकोलंबर की एक स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होती है जो कि हमारे प्यूबर्टी की स्टेज से ही पहले हो जाती है। थर्ड है कंजेनाइटल काइफोसिस, जो कि हाइपरकाइफोसिस का एक अनकॉमन कॉज होता है एंड ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक भी होता है। अक्सर देखा गया है कि बाकी काइफोसिस के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। कंजेनाइटल काइफोसिस 2 टाइप का होता है। पहला होता है फेलियर ऑफ फॉर्मेशन, सेकंड होता है फेलियर ऑफ सेगमेंटेशन। फेलियर ऑफ फॉर्मेशन को हम टाइप 1 के नाम से भी जानते हैं एंड फेलियर ऑफ सेगमेंटेशन टाइप 2 कहलाता है। फेलियर ऑफ फॉर्मेशन में एक से ज़्यादा वर्टिब्रा प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाती हैं, जो कि बच्चे की ग्रोथ के साथ साथ बढ़ती चली जाती हैं और बच्चे को आगे चलकर काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फेलियर ऑफ सेगमेंटेशन यानी टाइप 2
टाइप 2 में हमारी 2 या 2 से ज़्यादा वर्टिब्रा आपस में जुड़ नहीं पाती हैं और ये कंडीशन हमें बच्चे के चलने के शुरू करने के बाद पता चलती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसके क्या कारण होते हैं। इसका सबसे पहला कारण होता है पुअर पोस्चर, यानी कि जब आप काफ़ी देर झुककर बैठते हैं या झुककर चलते हैं तब आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड कॉज है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी इन द स्पाइन, जो कि हमारे शोरमैन डिजीज की वजह से होती है। थर्ड कॉज आता है एनी स्पाइनल इंजरीज, जो कि किसी भी एक्सीडेंट या सडन फॉल की वजह से आपको हो सकती है, जिसकी वजह से आपके स्पाइन का कर्व बढ़ सकता है। फोर्थ है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में हमारी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद हमारी स्पाइन का कर्व बढ़ जाता है। ये कंडीशन ओल्डर वुमेन में सबसे ज़्यादा होती है या फिर खासकर उन लोगों में जो काफ़ी टाइम से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे हैं। लास्ट है डिस्क डिजनरेशन, यानी हमारे स्पाइनल वर्टिब्रा में जो सॉफ्ट और सर्कुलर डिस्क होती हैं वो एज के साथ साथ फ्लैट और श्रिंक होना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन और वर्स हो जाती है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि काइफोसिस होता क्या है, ये कितने टाइप का होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में, इसको कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं या इसको हम कैसे ट्रीट या मैनेज कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।